परिचय। अंकिता, हम सब जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या तुम जानती हो कि इसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब एक अकेली कोशिका जीवन के सभी मूलभूत कार्यों जैसे भोजन तथा श्वसन वाली गैसों का ग्रहण करना, श्वसन, उत्सर्जन आदि को संपन्न कर सकती है। ओके, यह एक कोशिक जीवों के लिए सही है। लेकिन तब क्या होता है जब एक जैसी अनेकों कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि बहुकोशिक जीवों में होता है? बहुकोशिक जीवों में ये कोशिकाएं कुछ विशेष कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है। हाँ, मुझे याद है कि तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से शरीर के सभी भागों में सूचनाएं ले जाती हैं। पेशिया कोशिकाएं फैलती तथा सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधे भी सजीव होते हैं तथा जाइलम एवं फ्लोएम कोशिकाएं जल तथा भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, लेकिन मुझे इस शब्द का मतलब अच्छी तरह नहीं पता। श्रम विभाजन का अर्थ है शरीर में एक निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह द्वारा एक विशेष कार्य करना। ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो कि इस प्रकार से स्थित तथा व्यवस्थित होते हैं जिससे कि वे विशेष कार्य को कर सकें। इस प्रकार हम ऊतक को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह है जो कि संरचना में समान होती है तथा एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। उदाहरण, तंत्रिका कोशिका। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊतक को परिभाषित करना, ऊतक के प्रकारों को पहचानना, पादप तथा जंतु ऊतकों में अंतर को जानना, पादप ऊतकों को जानना, पादप ऊतकों के प्रकारों को जानना, विभज्योतक के गुणों को पहचानना, विभज्योतक के प्रकारों को जानना, विभज्योतक के कार्यों को जानना, स्थायी ऊतक के गुणों को पहचानना, स्थायी ऊतक के प्रकारों को जानना, स्थायी ऊतक के कार्यों को जानना। पादप तथा जंतु कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों सजीव हैं, किंतु उनकी आंतरिक संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? मैं एक मुख्य अंतर ये जानती हूँ कि पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वे एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए पौधों में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो कि उन्हें मजबूती प्रदान कर सके। उनमें से कुछ मृत ऊतक होते हैं जो कि यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि जंतु परपोषी होते हैं तथा भोजन, साथी तथा आश्रय की खोज में उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, इसलिए उन्हें पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से जंतुओं की अधिकतर ऊतक जीवित होते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक मुख्य अंतर होता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। हाँ, किंतु जंतुओं में उन स्थानों पर वृद्धि सीमित नहीं होती तथा इनमें वृद्धि नियमित रहती है। जंतुओं में ऊतक तंत्र का संरचनात्मक संगठन अधिक विशेषीकृत होता है। पादप ऊतकों के प्रकार। अंकिता, क्या तुम जानती हो कि ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं?
विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जो कि लगातार विभाजित होते हैं तथा पौधों की लंबाई तथा परिधि में वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें विभज्योतक कहते हैं। ये केवल पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जबकि वे ऊतक जो कि विभज्योतक से बने होते हैं किंतु विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तथा अपना निश्चित आकार ले लेते हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। क्रियाकलाप। हमें क्रियाकलाप द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि पौधों में विभज्योतक पाए जाते हैं। मैं एक शीशे की नली लूंगी तथा अंकिता तुम पानी से भरी बिल्कुल ऐसा ही एक शीशे की नली लो। उसके बाद प्रत्येक नली में हम समान आकार की प्याज की मूल को 3 दिन तक रख देंगे तथा उसकी मूलों की वृद्धि का परीक्षण करेंगे। हाँ, हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन मूलों की लंबाई को मापेंगे। फिर चौथे दिन तुम्हें प्याज की मूलों को काटना होगा और फिर उसे नली में रखना होगा। 5वें दिन फिर हम मूल की लंबाई मापेंगे। 5वें दिन हम मापेंगे मेरे वाले नली की मूलों की वृद्धि रुक गई है। हाँ, ये क्रियाकलाप सिद्ध करता है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विभाजित होने वाले ऊतक अर्थात विभज्योतक पाए जाते हैं। विभज्योतकों के गुण। विभज्योतक पतली भित्ति जीवित कोशिकाओं वाले अति सक्रिय ऊतक होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आकृति में अंडाकार, गोल अथवा बहुभुजी होते हैं। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है। रसधानी छोटी होती है, केंद्रक प्रधान होता है। ये जीवन पर्यंत विभाजित होते हैं, इसलिए वृद्धि में सहायक होते हैं। विभज्योतकों के प्रकार। विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों से वर्गीकृत किया गया है। जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाने वाले ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं। जड़ों तथा तनों से पार्श्वीय हिस्सों अर्थात परिधि में पाए जाने वाले ऊतक पार्श्वीय विभज्योतक कहलाते हैं। तनों के पर्वों के निचले भाग में पाए जाने वाले ऊतक अंतर्विष्ट विभज्योतक कहलाते हैं। विभज्योतक के कार्य। विभज्योतकों का मुख्य कार्य लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। जड़ों तथा तनों में बढ़ाव के कारण शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे की वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि प्राथमिक वृद्धि भी कहलाती है। पार्श्वीय विभज्योतक पौधे का व्यास बढ़ाते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि भी कहलाती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक अंगों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। स्थायी ऊतक। कुछ समय पश्चात विभज्योतक विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं तथा एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं एवं स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदित विभज्योतक विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक बनाते हैं। स्थायी ऊतकों के गुण। स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं पतली या मोटी भित्ति वाली, जीवित या मृत तथा परिपक्व होती है। स्थायी ऊतकों की आकृति अंडाकार, गोल, बहुभुजाकार अथवा फाइबर की तरह लंबी होती है। इनमें अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है। कोशिका द्रव्य रसधानी युक्त होता है, क्योंकि इसके अंदर विभाजन होने की क्षमता नहीं होती, अतः ये वृद्धि में सहायक नहीं है। क्रियाकलाप। हमें क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं कि पौधों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पौधे के तने को लो तथा उसके पतले सेक्शन भाग काट लो। अब इसे सेफ्रेनिन से रंजित करो। इसे स्लाइड पर रखो तथा ग्लिसरीन की 1 बूंद डालो। अब इसे कवर स्लिप से ढक दो।
अब सूक्ष्मदर्शी से इसका निरीक्षण करने पर हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं तथा उनके विन्यास को देख सकते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक उन कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि कार्य तथा संरचना में समान होती है। सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा तथा स्क्लेरेकाइमा। पैरेन्काइमा पतली प्राथमिक भित्तियां वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि उनके प्रोटोप्लाज्म को बनाए रखती है। कॉलिन्काइमा मोटी प्राथमिक भित्तियों वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि उनके प्रोटोप्लाज्म को बनाए रखती है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्नन युक्त द्वितीयक भित्तियों वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि परिपक्व अवस्था में अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं, अर्थात वे मृत हो जाते हैं। क्रियाकलाप। एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा पत्ती की कोशिकाओं की विभिन्न परतों को हम देख सकते हैं। अंकिता, रियो की एक पत्ती लो। हाँ, मैंने रियो की एक पत्ती ले ली है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसे थोड़ा सा दबाव लगाकर तोड़ो। जब तुम इसको खींचते हो तो कटे हुए भाग से थोड़ा इसका गूदा या छिलका बाहर निकल आता है। मैंने इसका छिलका निकाल दिया है तथा इसे जल से भरी हुई पेट्री डिश में रख दिया है। हाँ, अब सैफरन इनकी कुछ बूंदें मिलाओ तथा 2 से 3 मिनट इंतजार करो। अब मैंने एक बूंद ग्लिसरीन की सहायता से इसे एक स्लाइड पर रख दिया है तथा इसे कवर स्लिप से ढक दिया है। जब तुम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करोगे तो तुम्हें कोशिका की अनेक परतें दिखाई देंगी। कोशिका की सबसे बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये साधारणतः कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। एपिडर्मिस की बाह्य तथा बराबर वाली भित्तियां आंतरिक भित्तियों के मुकाबले अधिक मोटी होती है। सभी पौधों की पूरी सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है। ये जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परिजीवी कवक के प्रवेश से पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वातावरण से गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। सरल स्थायी ऊतकों के कार्य। पैरेन्काइमा एक संचय ऊतक की भांति व्यवहार करता है। यह अपनी फूली हुई कोशिकाओं के कारण अन्य ऊतकों के मध्य स्थानों को भरता है तथा पौधे की आकृति को बनाए रखता है। ये भोजन को संचित करता है तथा उनका स्वांगीकरण भी करता है। पैरेन्काइमा तथा कोशिका भित्तियों द्वारा पदार्थों का संवहन होता है। उनके अंतराकोशिक स्थानों द्वारा गैसों को विनिमय भी होता है। वे पौधों के व्यर्थ पदार्थों जैसे टेनिन, गोंद, रेजिन आदि का संग्रह भी करते हैं। कॉलिन्काइमा एक यांत्रिक ऊतक है, इसलिए ये यांत्रिक सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा मुख्यतः यांत्रिक होता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। ये पौधों को मजबूती, उभार तथा लचीलापन देता है। जटिल स्थायी ऊतकों के प्रकार। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक इकाई के समान कार्य करती हैं। कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। पौधों के सहायक तथा जल संवहन ऊतक मुख्यतः वाहिनिका
ट्रेकिड वाहिका तथा काष्ठिया ऊतक से मिलकर बने होते हैं। पौधों के भोजन संवहन ऊतक चालनी नलिकाओं, रेशों, पैराक्राइमा तथा स्किलेरेट से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी ऊतकों के कार्य। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से पौधों के अन्य मुख्य भागों तक जल तथा खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करना होता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को संचित अंगों तथा बाद में पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों तक पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं च्युइंगम अचरस स्पोटा नामक पौधे का लेटेक्स होती है? पादप जगत के स्केलेटन काइमा के अंदर सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाणिज्यिक कॉर्क ओक नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। एक बीजपत्री पौधे जैसे घास में रक्षी कोशिकाएं डंबल के आकार की होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह है जो कि रचना तथा कार्य में समान होती है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। विभज्योतक विभाजित होने वाले ऊतक होते हैं तथा पौधे की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। जब विभज्योतक विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं तब वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। वे सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किए गए हैं। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार होते हैं।